हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को बताया गया है। वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो की क्विज दोस्तों आप लोग सॉल्व कर सकते हो MZT ऐप पर जा करके। वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। वर्तमान में इसमें 87 देश शामिल हो चुके हैं इस संगठन से। क्लियर है? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस किस विजयी ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये किस विजयी ऑपरेशन के दिवस में मनाया जाता है? ऑपरेशन विजय की याद में। ऑपरेशन विजय के तहत ही दोस्तों 26 जुलाई 1999 को 1999 को दोस्तों भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। भारत ने कारगिल हिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से दोबारा वापस छुड़ाया था। ये युद्ध दोस्तों शुरू हुआ था 3 मई को। 3 मई 1999 को शुरू हुआ था। खबर मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल हिल पर कब्जा कर लिए हैं और फिर भारत की तरफ से 5 सैनिक गए और 5 सैनिकों को, हमारे 5 जवानों को पाकिस्तानियों ने कब्जे में कर लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से फिर ये युद्ध शुरू हुआ। 3 मई से ये शुरू होकर के आगे चला अगले 3 महीनों तक और 4 जुलाई को वो डेट आई जब दोस्तों भारत ने तिरंगा फहरा दिया था कारगिल पर। और इसके बाद 14 जुलाई को ऑपरेशन विजय के सक्सेस होने की घोषणा की गई और फिर 26 जुलाई को ऑफिशियल तरीके से कारगिल पे विजय की घोषणा की गई। क्लियर है? बिल्कुल। तो ऑपरेशन विजय का नाम आपको याद रखना है। इसी वजह से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय का जो अभियान था, ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। क्लियर है? ऑपरेशन शक्ति तो आपको याद ही होगा दोस्तों, परमाणु परीक्षण हुआ था जो 1998 में पोखरण में, उसकी याद में ये होता है। अगला है, भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकेंड में टेस्ट करने वाला एक कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाएगा? तो भारत दोस्तों इजराइल के साथ मिलकर के 30 सेकेंड में टेस्ट करने वाला कोविड-19 टेस्टिंग किट बना रहा है। एक्चुअली में इजराइल ने ये टेस्टिंग किट सिस्टम बना लिया है, लेकिन वो अपनी टीम भेज रहा है, स्पेशलिस्ट की टीम भेज रहा है भारत में, जिससे लार्ज स्केल पर इसकी टेस्टिंग की जा सके, इसका परीक्षण किया जा सके। अगर ये सक्सेस होता है, लाखों लोगों पर भारत में इस पर टेस्टिंग की जाएगी। अगर ये सक्सेस रहता है तो फिर और ज़्यादा लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है? अब समझिए इस चीज़ को कि ये 30 सेकेंड में टेस्टिंग कैसे करेगा। बेसिकली दोस्तों इस टेक्निक में आवाज़ और सांस से कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग होती है। यानी कि जो पहले वॉइस होती है उसका डिफरेंस देखा जाता है कि कोरोना संक्रमित से जो वॉइस होती है, निकलती है आवाज़ या फिर जो सांसें निकलती हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। इसी आधार पर कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग होती है इस मेथड के थ्रू। ठीक है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाता है। तो फिर इसी तरीके से ये 30 सेकेंड में टेस्ट कर पाता है कोरोना संक्रमण का। तो देखना ये है कि अगर ये इंडिया में भी सक्सेस होता है तो लार्ज स्केल पर इसका भी प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे फास्ट टेस्टिंग होगा कोविड-19 संक्रमण को लेकर के। क्लियर है? तो इजराइल और भारत मिल करके भारत में इस टेस्टिंग किट को शुरू करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। इजराइल आया है तो हम लोग चलते हैं इजराइल को देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत और इस तरफ है इजराइल। ठीक है? मैंने आपको कई बार इजराइल के बारे में बता भी दिया है। अच्छा, आप बताइए कमेंट करके कि इस तरीके से वर्ल्ड मैप में बताने पर आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं, यानी कि आपको उस देश के साथ साथ और भी जानकारियाँ मिल जाती हैं या नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चलिए यहाँ पर पहुँच गए हम लोग इजराइल की तरफ। ये रहा इजराइल। ठीक है? लेबनान के करीब में है, लेबनान, जॉर्डन है इधर। ठीक है? ये रहा इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम आपको दिख रही है यहाँ पे। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। यहाँ के करंट टाइम पर PM है बेंजामिन नेतन्याहू। ये 5वीं बार बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के PM। ठीक है? अच्छा, इजराइल से भी एक क्वेश्चन आया था। इजराइल ने ओफेक ओफेक 16 नाम का एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था, यानी स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खासकर ईरान पर नज़र बनाए रखने के लिए उसने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है,
हाल ही में किसने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम बनाया? तो अभी हाल ही में दिगंततारा नाम का एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी कह सकते हैं या फिर स्पेस टेक स्टार्टअप कह सकते हैं, उसने दोस्तों अभी हाल ही में ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम को बनाया है। अब देखिए, दिगंततारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज नाम है इस कंपनी का, इस स्टार्टअप का। अभी 2 साल पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। बीटेक के एक स्टूडेंट हैं अनिरुद्ध शर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दिगंततारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसने अभी हाल ही में दोस्तों ऑर्बिट स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि हमारे अंतरिक्ष में जितने भी मौजूद मलबे हैं यानी डेब्रीज हैं, इनकी मूवमेंट को मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों हादसों से बचा जा सकेगा। मतलब जैसे ऑर्बिट में हमारे बहुत सारी सैटेलाइट घूमती रहती हैं। ठीक है, अब जो सैटेलाइट पुरानी रहती हैं, जो खराब हो जाती हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर उसके जो पार्ट होते हैं जो टूट जाते हैं किसी कारणवश, उनके मलबे वहीं पर अंतरिक्ष में रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर उन मलबों की ये ट्रैकिंग करेगा, मॉनिटर कर पाएगा, तो फिर जो बाकी सैटेलाइट घूम रही हैं ऑर्बिट में, उनसे उनको टकराने की चांसेस कम हो पाएंगे, हादसों से बचा जा सकेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑर्बिट होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर, जो भी ऑर्बिट होता है जहाँ पर सैटेलाइट जाकर के चक्कर लगाती है, तो यहाँ से हम लोग सैटेलाइट तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन सैटेलाइट रॉकेट के थ्रू लॉन्च करते हैं। और मैंने आपको बताया रॉकेट का काम क्या होता है, सिर्फ सैटेलाइट को ले जा करके ऑर्बिट में छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब देखिए, रॉकेट का काम होता है कि सैटेलाइट को ड्रॉप कर देना। सैटेलाइट तो आराम से घूम रही है, ठीक है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, लेकिन रॉकेट का जो मलबा रह जाता है वो वहीं ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब देखिए, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। रॉकेट जो होता है वो 3 चरणों में, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, 3 स्टेज में टूट करके जाता है। फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में। आप लोग सुने भी होंगे कि पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, अलग हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेज अलग हुआ, सेकंड स्टेज अलग हुआ, सुनते होंगे। चंद्रयान 2 में आप लोग सुने होंगे। तो ये जो अलग होता है स्टेज, ये तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज मोस्टली देखा जाता है कि गिर जाता है समुद्र में, लेकिन थर्ड स्टेज वाला जो पार्ट होता है ये ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहता है। तो यही सब मलबे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी मलबे को स्पेस डिब्रीज या फिर अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। क्लियर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वैसे कुछ देश तो इस पर भी काम कर रहे हैं, ऐसे अंतरिक्ष कचरों को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की, यानी कि और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ों को कम करने के लिए, अंतरिक्ष कचरों को कम करने के लिए भी कुछ देश की एजेंसियां काम कर रही हैं। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, नासा ने 2023 में वायु धाराओं के अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा दोस्तों एस्ट्रोस नाम का मिशन लॉन्च करने जा रहा है। कब तक लॉन्च करेगा? दिसंबर 2023 तक इसे लॉन्च करेगा। क्यों लॉन्च करेगा? दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर 3 सप्ताह तक वायु धाराओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, वायु धाराओं पर स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है। अब इस एस्ट्रोस मिशन के तहत होगा ये कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का, फुटबॉल के स्टेडियम के आकार का एक गुब्बारा भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी से जो नॉन विजिबल लाइट्स होती हैं, जो ऐसी लाइट्स जो हमको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, ऐसी नॉन विजिबल लाइट्स की जो वेवलेंथ होती हैं उन पर स्टडी करेगा। ठीक है, इस बार कोई टेलीस्कोप नहीं भेजा जा रहा है, इस बार फुटबॉल के आकार का ये गुब्बारा भेजा जा रहा है जो कि नॉन विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ पर स्टडी करेगा। ठीक है, तो यही है एस्ट्रोस मिशन जो कि नासा द्वारा 2023 में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। नासा जानते हैं आप लोग, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी नामक बुक किसने लिखी? तो इस बुक को लिखा है दोस्तों मार्क होनिक्सबाम ने। किसने? मार्क होनिक्सबाम ने लिखा है द पैंडेमिक सेंचुरी नाम की बुक। इस बुक में बेसिकली दोस्तों स्पेनिश फ्लू से लेकर के अभी तक यानी कोविड-19 महामारी तक जितने भी दुनिया में महामारियां फैली उन सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इस बुक को पब्लिश किसने किया है? इस बुक को पब्लिश किया है दोस्तों पेंगुइन ने। पेंगुइन पब्लिशर द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, द पैंडेमिक सेंचुरी। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी कोविड-19 से रिलेटेड बुक्स लिखी जा रही हैं इनको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड बुक्स लिखी जा रही हैं उन सभी को रट डालिए। बुक्स ऑन एथर पर वीडियो आपको मिल चुकी है,
आप लोग देख सकते हैं वीडियो। जुलाई मंथ में काफ़ी ज़्यादा बुक्स अनअर्थर के नाम आ चुके हैं, इन पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द ही। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में कला नारायण स्वामी जी को दोस्तों सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स बन करके सिंगापुर में इन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की और इनकी सेवा के लिए ये दिया गया है अवार्ड। टोटल 5 नर्सों को दिया गया है अवार्ड, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है भारतीय मूल की जो नर्स हैं उनसे, ठीक है। तो कला नारायण स्वामी जी का नाम आपको याद रखना है। सिंगापुर में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत दोस्तों इनको एक ट्रॉफी दी गई है, एक सर्टिफिकेट दिया गया है और 10,000 सिंगापुर डॉलर दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। चौंकिए मत, आज मैं वीडियो के बीच में पूछूंगा आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे। होता क्या है, मैं वीडियो अपलोड करता हूं और 2 मिनट के अंदर ही फुल डिटेल में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन ये पूछा रहता हूं मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके डिटेल में आंसर आ जाते हैं। अब 2 मिनट में पूरी वीडियो तो खत्म हो नहीं सकती 20 मिनट की, लेकिन लोग करते क्या हैं, वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले पहुंच जाते हैं एंड में। तो ऐसा मत किया कीजिए, वरना मैं कहीं भी कभी भी पूछ सकता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे पूछने का मकसद ये होता है कि आप लोग डिटेल में कमेंट कर पाओ, डिटेल में आंसर कर पाओ, जिससे आपके कमेंट पढ़ करके और भी लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे आपको शायद पता नहीं होगा, लगभग 60 to 80% लोग होते हैं जो दूसरों के कमेंट सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भी फायदा हो पाए आप लोगों के कमेंट पढ़कर, लेकिन आप लोग जल्दी मचाए रहते हैं, होड़ मची रहती है। किस लिए? वही जिससे टॉप 15 में नाम आ जाए। टॉप 15 में नाम आने का आप लोग गलत तरीका मत अपनाइए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी कितने में खरीदी थी? अगला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों अडानी बंदरगाह, अडानी पोर्ट। SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। अडानी पोर्ट ने दोस्तों पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारतीय प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए SBTI पर हस्ताक्षर किया है। ये पेरिस जलवायु समझौता क्या है SBTI को लेकर के? तो SBTI पर हस्ताक्षर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी कंपनियां हैं अपने ओवरऑल वैल्यू चेन में साइंस बेस्ड एमिशन जो भी होगा उसमें कमी लाएंगी या फिर कमी लाने के लिए एक टारगेट सेट करेंगी और उसी टारगेट पर वर्क करने के लिए प्रतिबद्ध होंगी। तो ऐसे ही अडानी पोर्ट जो है दोस्तों, अडानी पोर्ट ये भी 24 महीनों का टाइम पाया है। तो 24 महीनों में ये भी अपना एमिशन जो है, साइंस बेस्ड एमिशन जो है उसमें कमी लाएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो SBTI यानी कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है अडानी बंदरगाह या अडानी पोर्ट। ओके, अच्छा आप लोग कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? बताया मैंने कई बार, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया गया है। सबसे नवीनतम बंदरगाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह है हवासोहा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग। कोलकाता पोर्ट के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। बंदरगाहों पर भी वीडियो मैंने आपको दे दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च जरूर कीजिएगा बंदरगाह पर। मैंने 5 मिनट GK में आपको वीडियो दिया हुआ है। अच्छा, कल मैंने आपको एक बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हुआ है। भारत में जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो प्रशासक हैं ये कौन है वर्तमान में, इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो को जरूर देखिएगा। कल ही वीडियो अपलोड हुई है, जल्दी से सर्च कीजिए और देख डालिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हाल ही में किसने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की? तो अभी हाल ही में अमेजॉन पे ने दोस्तों एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है ऑटो बीमा पॉलिसी बेचने के लिए। अब इससे होगा क्या? इससे ग्राहक आसानी से ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकेंगे। कहाँ से? अमेजॉन पे के थ्रू। अच्छा, अगर कोई अमेजन की प्राइम मेंबरशिप लिया है तो फिर उसको ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी में खरीदने में कुछ छूट भी मिल जाएगी। तो इसी वजह से ऑटो बीमा बेचने के लिए अमेजन पे के साथ ये साझेदारी हुई है एको जनरल इंश्योरेंस के साथ। ये दोस्तों एक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी है। अच्छा, फैम पे आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। फैम पे से अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कुछ ही दिन पहले कि भारत का पहला नंबर लेस कार्ड इसने लॉन्च किया था। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, हाल ही में किसने वायुयान उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो काउंसिल का गठन किया? तो अभी हाल में यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों जेट जीरो काउंसिल यानी जेट जीरो परिषद का गठन किया है। किस लिए? एयरलाइंस के एमिशन जो भी होते हैं उनमें कमी लाने के लिए। इससे एयरलाइंस के उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी और इस पर निगरानी के लिए एक परिषद का गठन किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे ने कब तक सभी रेल के डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे 2022 तक जितने भी भारतीय रेलवे के डिब्बे हैं उन सभी रेल के डिब्बों में RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा देगा। अभी तक अगर वर्तमान में बात किया जाए तो अभी तक 23,000 भारतीय रेलवे के डिब्बों में RFID टैग लगाए गए हैं, लेकिन 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी भारतीय रेलवे के डिब्बे हैं सभी में ये लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? इससे दोस्तों होगा ये कि रेल के जितने भी डिब्बे हैं वो जहाँ भी होंगे, कहीं भी होंगे, उनको आसानी से लोकेट किया जा सकेगा, ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक है, तो RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग 2022 तक भारतीय रेलवे सभी रेलवे डिब्बों में लगा देगा। भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में दोस्तों आज हम फिर से रिवीजन करेंगे। हम लोग 16 अप्रैल 1853 को पहली बार इंडिया में रेल चली थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी थी जब वो पहली ट्रेन चली थी ब्लैक ब्यूटी नाम की। ठीक है, 1853 में। फिर 1890 आता है इंपॉर्टेंट डेट, जब आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया था। फिर 1905 आता है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, जब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। और फिर 1925 में दोस्तों पहली बार ये इलेक्ट्रिक रेलवे चलाई गई। ठीक है, यानी इससे पहले कोयले की ट्रेन चलती थी। 1925 के बाद से इलेक्ट्रिक रेलवे की शुरुआत हुई भारत में। और अभी अगर वर्तमान में बात किया जाए तो भारतीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जी। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर से बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर करना मत भूला कीजिए, शेयर आप लोग जरूर कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। साथ ही दोस्तों आप लोग स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के MZT ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर जाकर के आप लोग बहुत सारे चीज़ें पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें अपडेट भी की गई हैं, आज कर भी दी जाएंगी, आप लोग जाकर के उसे भी पढ़ सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल का फ़ायदा आप लोग जरूर उठाइए, एप्लीकेशन का भी फ़ायदा उठाइए, क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम के जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में और करेक्ट आंसर किए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज वीडियो के बीच में बताया गया है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जो लोग अभी यहाँ पर खोजने आए हो, वीडियो को बीच में देखो, बीच में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया है आपसे। जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम हैं जगजीत वर्मा, रमजान खान, अमित चौधरी, शुभम यादव, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, श्यामशेर कुमार, साक्षी पांडे, शांति प्रिया, विरजेन पाल, रेखा बुनकर, संजय मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, MK जोशी और प्रिया सिंह। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।